टीवी स्क्रीन पर तुलसी बनकर घर घर में पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है, बल्कि जीत और हार के बीच झूलती सियासत की कहानी है। कभी राहुल गांधी को हराकर अमेठी में जायंट किलर बन गई, तो कभी उसी अमेठी में हारकर सत्ता से बाहर हो गई। मंत्री पद गया, विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा, फिर भी स्मृति ईरानी ने हार नहीं मानी और अब बीजेपी ने उन्हें संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर साफ कर दिया कि उनकी सियासी पारी अभी खत्म नहीं हुई है। आज कहानी में बात स्मृति ईरानी के संघर्ष, वापसी और नई भूमिका की पूरी दास्तान की। जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, उन लोगों के मध्य में रहकर उनके सम्मान को प्राप्त करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, ताकि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता ये न कहे कि अरे इनको तो पैराशूट किया गया है राजनीति में। स्मृति जहाँ पहुँचती हैं वहाँ पर उनकी जुबान में बात करती हैं। गुजरात से क्या थी आए थे, कौन कौन थे? ये ऊपर वाला घर, यहाँ पे माँ, 3 बेटियाँ, नाना नानी, 2 मासियाँ, 1 मामा, 7 साल बिता दिया। फर्श से अर्श तक और वापस कई उतार चढ़ाव देख चुकी हूँ। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को स्मृति ईरानी जैसी एक ताकतवर, मजबूत स्पोक्स पर्सन की जरूरत है, जो खास तौर से गांधी परिवार पर सीधा हमला कर सके। तो मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैं वो उस क्षेत्र में प्रमाणित कर पाई कि नेता की नीयत में अगर खोट ना हो तो परिवर्तन के लिए 5 साल भी काफी होते हैं। 1 लाख परिवार ऐसे अमेठी में जिनके सर के ऊपर छत मात्र इसलिए क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। मैंने वो किया जो शायद मेरी पार्टी में कोई ना कर पाया, जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को हराया। 4 में मैं चांदनी चौक का चुनाव हारी थी। तब लोगों को लगा था खत्म। मैंने कहा आज जिन लोगों को ये खुशफहमी हो रही है, क्या पता 20 साल बाद वो फिर आए लौट कर सलाम करने के लिए। स्मृति ईरानी की सियासत में वापसी तो हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर बीजेपी ने उन्हें संगठन में इतनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी क्यों दी है। क्या पार्टी एक बार फिर स्मृति ईरानी के राजनीतिक अनुभव, उनकी आक्रामक शैली और जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता पर भरोसा जता रही है, या फिर संगठन में उनकी नई भूमिका पीछे बीजेपी की कोई बड़ी रणनीति है? राज्यसभा के माध्यम से एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया, जिनके बारे में असम की जनता कहती थी कि ना वो आते हैं, ना उनके माध्यम से असम का कल्याण होता है। एलडीएफ, यूडीएफ दोनों ही फ्लैग बेयरर्स बन चुके हैं इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन के। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। भ्रष्टाचार में लिप्त केजरीवाल का हारना, ये तो मुझे लगता है कि एक एक्सपेक्टेड आउटकम था। हम भी अमेठी वाले, हम भी जानते हैं कांग्रेस ने आज तक नहीं बांटी गरीब। वो विक्टिम पॉलिटिक्स करेंगे और जनता की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे और जनता को समझ नहीं आएगा। तो मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी कमी थी। अगर आज जनता आक्रोशित है तो तृणमूल कांग्रेस का डरना स्वाभाविक है। सियासत की दुनिया की धाकड़ खिलाड़ी, नेता के तौर पर जुझारू, वक्ता के तौर पर बेबाक और तेवर ऐसे कि विरोधियों को जवाब देने पर मजबूर कर दे। स्मृति ईरानी। सवाल उठे, विरोध हुआ, आलोचनाएं हुई, लेकिन स्मृति ईरानी ने हर बार अपनी आवाज बुलंद रखी। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मुकाबला हो,
या संसद में विपक्ष के सवालों का सामना, वो बीजेपी की तरफ से लगातार मुखर नजर आई। साइबर पोर्नोग्राफी से हमने बच्चों को बचाने का प्रयास किया। मोदी सरकार ने इस बिल को दोनों सदनों में पारित किया। तब राहुल जी नहीं बोले थे बच्चों के पक्ष में, नौजवानों के पक्ष में, बच्चों के पक्ष में। तो एक है हेडलाइन चीजें, एक है फोटो अच्छी आनी चाहिए कि मुझे उठाया पुलिस ने, मैं नरेंद्र मोदी के घर के बाहर था। लेकिन क्या हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं? अमेठी की जीत ने यह दिखाया कि सियासत में बड़े नाम के सामने जमीन पर की गई मेहनत भी असर छोड़ती है। ये तो कब से कह रहे हैं, ये तो कहते थे कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये तो डेज की कल्पना नहीं कर रहे थे। और मोदी डेज आर ओवर, ये बात तो कांग्रेस पार्टी पिछले 12-13 साल से बोल रही है। और नरेंद्र मोदी ने अर्चना जी बार बार कहा है, मोदी से बैर है लेकिन दुश्मनी देश से मत निकालो। मोदी से बैर है तो अपमान वंदे मातरम का मत करो। मोदी से बैर है तो पैरामिलिट्री सर्विसेज का अपमान मत करो। मोदी से बैर है तो दिल्ली पुलिस पर आक्रमण हो, इसका समर्थन मत करो। मोदी से बैर है तो जाकर एक यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े होने का नारा मत दो। सरकार के फैसले का बचाव करना हो, विपक्ष पर पलटवार करना हो या किसी मुद्दे पर बीजेपी का पक्ष जनता के सामने रखना हो, स्मृति ईरानी हर बार आगे खड़ी दिखाई देती हैं। कांग्रेस पार्टी गाँव में एजेंट तक नहीं पा रही। 5 साल हारने के बाद रही, अब जीतने के बाद 5 साल उनकी सेवा करूंगी, ऐसा आश्वासन भी दिया। और वो जानते हैं कि एक बार जबान दी तो जबान रखूंगी। नक्सलवाद पर सवाल हो, जंतर मंतर पर पुलिस के साथ टकराव का मुद्दा हो या विपक्ष का कोई बड़ा हमला, पार्टी की लाइन को सामने रखने में उनका अंदाज हमेशा बेबाक रहा है। खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने कभी अपने लिए राजनीति में कम से कम जगह तलाशने की कोशिश नहीं की। मैंने अपना काम किया और मेरे काम के चलते मुझे सराहना मिली और मेरी जिम्मेदारियों को बढ़ाया गया। मैंने कभी जाकर अपने बड़ों से नहीं कहा कि अरे मेरे लिए कोई नया स्थान ढूंढो या मेरे लिए कुछ और जगह बनाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति में अगर आज आप पर्सनल एम्बिशन से ना आए और केवल इस भाव से आए कि मुझे जो काम दिया गया है वो मैं करना चाहती हूँ, अगर वो काम मेरा जो दृष्टिकोण है राजनीति की ओर उससे मेल खाता है तो मुझे वो करना है। आई थिंक आज कम से कम मेरी पार्टी में हमें अपने काम के बलबूते पर आंककर हमें अपनी जगह दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद चेहरों में शुमार स्मृति ईरानी ने संगठन से लेकर सरकार तक कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। कभी संसद में, कभी चुनावी मैदान में, तो कभी सड़कों पर। बीजेपी के लिए उनकी मौजूदगी लगातार दिखाई दी। तो इन्हीं के सरकार के संरक्षण में यहाँ दिल्ली में यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया गया। तो अगर ये कहते हैं दिमागी नक्सल हैं, तो मैं उसको काउंटर नहीं करूंगी। इन्होंने तो जश्न मनाया ना, जो पैरामिलिट्री, आपको याद होगा, आप तो तब थी पत्रकार। तो अगर ये स्वीकार करते हैं कि ये हैं, तो क्या मैं मना कर सकती हूँ? प्रधानमंत्री ने तो किसी विशेष का नाम नहीं लिया, कहा जो देश के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जो देश की प्रगति की गति को रोकना चाहते हैं, जो संविधान का हनन करते हैं, जो देश की सेना का अपमान करते हैं। यही है ना परिभाषा। अगर इस परिभाषा में चिदम्बरम साहब अपने आप को सम्मिलित करना चाहते हैं, तो इस स्वतंत्र राष्ट्र में क्या मैं चिदम्बरम साहब को रोक सकती हूँ? अगर यही तमगा अरविंद केजरीवाल जी स्वेच्छा से, शान से पहनना चाहते हैं, तो मैं क्या रोक सकती हूँ? प्रधानमंत्री ने तो इन दोनों का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा देश विरोधी ताकतें। तो आपको अजीब नहीं लगता कि ये दोनों नेता अपने आप को देश विरोधी ताकत मानते हुए डिक्लेयर करते हैं अपने आप को? संघर्ष से पहचान बनी, बेबाकी से आवाज मिली और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता ने सियासत में अलग मुकाम दिया। स्मृति ईरानी की कहानी उस नेता की कहानी है जो सवालों से बचने के बजाय उनका सामना करना पसंद करती है। आज कहानी में यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्मृति ईरानी की वापसी संगठन में क्यों हुई है। क्या बंगाल चुनाव में मेहनत का इनाम मिला है, या फिर यूपी चुनाव में स्मृति ईरानी की भूमिका बड़ी होने वाली है, या फिर पंजाब चुनाव के लिए स्मृति ईरानी को चुना गया है।
स्मृति ईरानी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। 8 राष्ट्रीय महासचिवों की इस टीम में स्मृति ईरानी इकलौती महिला है, यानी संदेश साफ है। अमेठी की हार के बाद भी बीजेपी के लिए स्मृति ईरानी की राजनीतिक उपयोगिता खत्म नहीं हुई थी। स्मृति ईरानी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जिसमें एक टीवी कलाकार घर घर पहचानी जाने वाली तुलसी वीरानी बनी और फिर वही चेहरा बीजेपी की फायर ब्रांड नेताओं में शामिल हो गया। राजनीति में मैं आक्रामक क्यों हूँ? तो जब जब असत्य से सामना होता है तो जिनके पास सत्य का प्रमाण होता है उनका आक्रामक होना स्वाभाविक है। कभी राहुल गांधी को अमेठी में हराकर जॉइंट किलर बनी तो कभी खुद अमेठी में हारकर सत्ता से बाहर हो गई। कभी मोदी कैबिनेट की सबसे युवा मंत्रियों में शुमार हुई तो कभी मंत्री पद जाने के बाद फिर टीवी के पर्दे पर लौट आई। और करीब 26 महीने बाद स्मृति ईरानी की एक और वापसी हुई है। इस बार वापसी संसद या सरकार में नहीं, बीजेपी के संगठन में हुई है। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रही। औपचारिक तौर पर नहीं था, लेकिन अनौपचारिक तौर पर वो लगातार महिलाओं के लिए और पार्टी के जो और काम है उनको करती रही। अब जब 2029 के चुनाव और उससे पहले 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के आने वाले हैं, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को स्मृति ईरानी जैसी एक ताकतवर मजबूत स्पोक्स पर्सन की जरूरत है, जो खास तौर से गांधी परिवार पर सीधा हमला कर सके। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जरूरत के तौर पर देखता हूँ मैं स्मृति ईरानी की वापसी। बहुत स्पष्ट थी पहले दिन से कि मुझे स्पष्ट रूप से जमीन से लेकर अपनी राजनीति की शुरुआत करनी है। मैं बहुत ही क्लियर थी अपनी मंशा में कि मैं तुलसी वीरानी का पात्र करती हूँ, इसलिए मुझे आसान सी कोई डगर मिल जाएगी। मैं चाहती थी जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ उन लोगों के मध्य में रहकर उनके सम्मान को प्राप्त करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, यानी जिस नेता को अमेठी की हार के बाद राजनीतिक हाशिए पर जाने की अटकलों से जोड़ा जा रहा था, वही अब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में अहम भूमिका निभाएंगी। खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर ही ये एक बड़ा फेरबदल है। हालांकि ये नए अध्यक्ष नितिन नवीन साहब की नई टीम है और उसमें सबसे पावरफुल महामंत्री के तौर पे स्मृति को देखा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2024 के झटके से निकलना भी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार का जो पूरा रायबरेली अमेठी का हिस्सा भी है और महिलाओं का वोटर के लिए भी वो काम में आ सकती हैं। तो दोनों तरह की जिम्मेदारियां या दोनों तरह की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर शायद ये फैसला पार्टी ने किया होगा। अमेठी वाला जब रिजल्ट आया उस दिन कुछ आंसू, कुछ बिल्कुल इमोशनल नहीं। मैंने उस दिन मेरे घर में प्रभु की कृपा से एक छोटा मंदिर है, माँ भगवती की वहाँ पर मूर्ति है। मैं अकेली ही व्यक्ति थी जो उस प्रांगण में मुस्कुरा के माँ को देखकर कह रही थी, जो हुआ तूने अच्छा किया। और आसपास के लोगों को लगा कि मुझे सदमा पहुंचा है, क्योंकि वो रो रहे थे। स्मृति ईरानी की कहानी में हार और वापसी दोनों साथ साथ चलती रही। अमेठी की हार के बाद ये जरूर लगा था कि उनकी सक्रिय राजनीति का दायरा सीमित हो गया है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें संगठन में जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया है कि पार्टी अब भी उनकी राजनीतिक क्षमता और जनसंपर्क की ताकत पर भरोसा करती है। यानी स्मृति ईरानी की सियासी पारी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए रोल के साथ फिर शुरू हुई है। अब नजर इस बात पर होगी कि संगठन की इस नई जिम्मेदारी में स्मृति ईरानी कितना असर छोड़ती हैं और क्या बीजेपी का ये दांव आने वाले चुनावों में गेम चेंजर साबित होता है। टीवी के जरिए घर घर में लोकप्रिय तुलसी से लेकर बीजेपी की जायंट किलर नेता तक
स्मृति ईरानी का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव हारने के बावजूद मोदी कैबिनेट में जगह मिली। 2019 में उसी अमेठी में राहुल गांधी को हराकर इतिहास रचा, लेकिन 2024 में फिर हार का सामना करना पड़ा। तो अब सवाल यह है कि क्या स्मृति ईरानी की नई जिम्मेदारी सिर्फ संगठन तक सीमित है या बीजेपी उन्हें 2029 के लिए बड़ी भूमिका में तैयार कर रही है? मेरे लिए ज्यादा नुकसानदायक ये है कि जिस चीज में मैं बिलीफ रखती हूँ उसके लिए आवाज ना उठा। लीजिए, न सिर्फ अमेठी की जनता को बल्कि देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्री में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में उत्तीर्ण होना है तो आप गुजरात आए। तो रेलवे का रैक उतरता है खाद का, लेकिन अमेठी के हिस्से में पूरा खाद नहीं आता। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। 26 मई 2014 रायसीना हिल्स में जैसे जैसे शाम उतर रही थी, स्मृति जुबिन ईरानी की जिंदगी में एक नया सूरज उग रहा था। राजनीति की गलियों में करीब 11 साल का सफर और अब मंजिल थी देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक टीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट। जिस चेहरे को देश ने कभी टीवी स्क्रीन पर तुलसी के किरदार में देखा था, वही स्मृति ईरानी अब देश के लिए नीतियां बनाने वाली टीम का हिस्सा थी। यकीनन उस पल स्मृति ईरानी को अपने संघर्ष का हर वो लम्हा याद आया होगा जब शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो देश की कैबिनेट मंत्री बनेंगी। एक परिवार संभाला, घर घर का हाउस होल्ड नेम बनी, वहां से पॉलिटिक्स से वापस टीवी को फिर से टीवी पर जाना। 3 ऐसी बड़ी बातें जो आपकी जिंदगी को डिफाइन करती हूँ। मुझे लगता है कि 3 शब्द अगर मेरे जीवन को डिफाइन करते हों तो एक है संघर्ष, दूसरा है समर्पण और तीसरा है संवाद। संघर्ष जिसका एक शायद आपने छोटा सा अंश देखा, संवाद जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चाहे कितना भी कर्कश हो सत्य, संवाद कभी छूटना नहीं चाहिए। और जहाँ तक समर्पण की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फर्श से अर्श तक और वापस कई उतार चढ़ाव देख चुकी हूँ। जब तक भगवान के प्रति समर्पण की भावना ना हो तब तक तपिश सहने की क्षमता इंसान में होती नहीं है। तो संघर्ष, समर्पण और संवाद, ये 3। कैबिनेट मंत्री बनने की कहानी आसान नहीं थी। कभी कैमरे के सामने एक्टिंग, कभी चुनावी मैदान, कभी हार और कभी पार्टी संगठन में लगातार खुद को साबित करने की चुनौती। स्मृति ईरानी ने ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया से आगे बढ़कर राजनीति की रपटीली राह पर चलने का फैसला किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसके बाद संगठन में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती गई। युद्ध में तो उतर गए, विजय हो इसका आशीर्वाद दीजिए। घर में ये था कि भाई आपको सामाजिक सेवा करनी है तो आप संघ में सेवा दीजिए, राजनीति में जाने की क्या जरूरत है। तो मेरा ये विचार था कि मुझे पॉलिसी निर्धारण करने में भूमिका निभानी है, तो इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। स्मृति ईरानी को महाराष्ट्र बीजेपी यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उसी साल पार्टी ने उन्हें सीधे चुनावी मैदान में भी उतार दिया। दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट और सामने थे कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल। मुकाबला आसान नहीं था। स्मृति ईरानी ने पूरी ताकत लगाई लेकिन चुनाव हार गई। लेकिन ये हार स्मृति ईरानी के राजनीतिक सफर की मंजिल नहीं बनी, बल्कि एक नई शुरुआत बन गई।
क्योंकि पार्टी ने चुनाव हारने के बावजूद उनकी मेहनत और राजनीतिक सक्रियता को नजरअंदाज नहीं किया। उन्हें बीजेपी की केंद्रीय समिति में जगह मिली और संगठन में उनकी भूमिका आगे बढ़ती गई। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत कठिन परिश्रम से मैं गुजरी, एक कठिन दौर से गुजरी उस वक्त, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे समझौते जो जिनकी अपेक्षा की जाती है एक पॉलिटिशियन से, वो मैंने समझौते नहीं किए। हार गई, लेकिन हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। जब बॉम्बे पहली बार आई थी तब भी मेरे हाथ में क्या था। ये वो दौर था जब बीजेपी खुद एक बदलाव के दौर से गुजर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूर हो रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी के दौर के बाद पार्टी में नई पीढ़ी के नेताओं का उभार शुरू हो चुका था और स्मृति ईरानी इसी नई पीढ़ी के तेज तर्रार चेहरों में अपनी जगह बनाती जा रही थी। कहीं न कहीं मेरे संस्कार मिलते थे। क्या? कहीं न कहीं मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का काम, उनकी हिस्ट्री ने प्रभावित किया। मेरे साथ आज तक बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता काम कर चुके हैं, वो भी खासकर मेरे गांव में, मैंने उनमें एक कहीं न कहीं निष्ठा देखी है, लालच नहीं देखा कुछ पाने का। युवा चेहरा, तेज तर्रार अंदाज, बेबाक भाषण और टीवी के जरिए लोगों के बीच पहले से बनी पहचान। स्मृति ईरानी की राजनीतिक पूंजी लगातार बढ़ रही थी। साल 2010 बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी और उसी साल उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। 2010 में बीजेपी राष्ट्रीय सचिव, 2010 में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2011 में गुजरात से राज्यसभा सांसद। साल 2011 में स्मृति ईरानी राज्यसभा पहुंची। ऐसी कामकाजी महिला जो अपने बच्चों को बंबई में छोड़कर दिल्ली आती है, जब तक मैं हाउस से बाहर जाकर फोन कर पूछ नहीं लेती बेटी घर है कि नहीं, तब तक मैं भी विचलित होकर यहाँ बैठी। वो माताएं भी विचलित होकर घर बैठती हैं जो हाउसवाइफ हैं, लेकिन जिन्हें चिंता है कि बेटी स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं। अब वो सिर्फ बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता नहीं थी, बल्कि संसद के भीतर भी अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक मुद्दों पर उनका आक्रामक अंदाज लगातार सुर्खियां बटोर रहा था। शिक्षा के जितने भी आयाम, जितनी भी संस्थानें, जितने भी कदम भारत सरकार उठाएगी, ये मेरा दायित्व है कि वो सारे कदम संविधान की मर्यादा में ही उठाए जाएं। आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में समानता के अधिकार को देखते हुए शादी विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं। 15 से लेकर 2020 तक हमारे देश में बाल विवाह रोकने की संख्या 20 लाख विवाह रोके गए हैं, ऐसे रिसर्च हमको बतलाती है। बोलो भारत माता की। फिर आया साल 2014। बीजेपी की राजनीति में बड़ा बदलाव हो चुका था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। उत्तर प्रदेश में पार्टी के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों में से एक थी अमेठी। कांग्रेस का मजबूत किला और सामने थे राहुल गांधी, और बीजेपी ने इस मुकाबले के लिए स्मृति ईरानी को चुना था। स्मृति ईरानी ने अमेठी को सिर्फ चुनावी सीट नहीं माना, उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक चुनौती बना लिया। दिन रात प्रचार, गांव-गांव संपर्क, लोगों के बीच पहुंच और राहुल गांधी के खिलाफ लगातार आक्रामक अभियान। लोगों को ये कहीं न कहीं शक था, संदेह था कि ये गांधी परिवार का गढ़ है। जब प्रत्याशी के रूप में मेरी घोषणा हुई, तब कुछ पत्रकारों ने मुझसे कहा कि आपने राहुल को ललकारा है। मैंने कहा नहीं भैया, अमेठी की जनता ने हमें पुकारा है। अमेठी का मुकाबला पूरे देश की नजरों में था। नरेंद्र मोदी खुद अमेठी पहुंचे और स्मृति ईरानी के लिए प्रचार किया। हम बदलाव नहीं चाहते, हम बदलाव चाहते हैं।
और मेरा भरोसा मेरी ये छोटी बहन पर है। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा, मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा है। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, लेकिन इस हार में भी एक जीत छिपी थी। उन्होंने राहुल गांधी की जीत का अंतर काफी कम कर दिया था। 2009 में करीब 3,70,000 वोटों का अंतर था, जो 2014 में घटकर करीब 1,08,000 रह गया। और शायद बीजेपी ने इसी प्रदर्शन में आगे की कहानी पढ़ ली थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद 26 मई 2014 नरेंद्र मोदी की सरकार में स्मृति ईरानी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। यानी जिस महिला ने 2004 में कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव हारकर शुरुआत की थी, जिसने 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा और हार का सामना किया, वही स्मृति ईरानी अब भारत सरकार की कैबिनेट में बैठ रही थी। सुबह फोन आया कि आपको शपथ लेनी है। 2014 26 जून आपको सुबह में कॉल आया? हाँ, मेरे को उससे पहले एक दिन जानकारी पहले भी नहीं थी। नहीं, और तब मुझे कहा गया, तो मैं परिवार के साथ थी। हमने कहा चलो गाड़ी निकालो, ड्राइव डाउन करो फटाफट। मैं ये सोची थी एक ही व्यक्ति है जो टाइम पे नहीं पहुंचे। और क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी, इसलिए कपड़े वपड़े बाकी लोग तो तैयारी करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो अगर आप देखें, मैंने एक साड़ी पहन रखी है जिसमें कमल का फूल है, वो किसी कार्यकर्ता की धर्मपत्नी ने दी थी प्रचार के लिए। और जब ड्राइव डाउन कर रही थी शिमला से, तो पीयूष को मैंने फ़ोन किया था, पीयूष गोयल को। मैं पीयूष भाई देखो ना, एक बेटी को साथ आना है और हमारे पास पास नहीं है, तो आप मुझे एक पास देंगे क्या कि मेरा परिवार आके देख सके। तो उन्होंने कहा अरे तुम कैबिनेट मिनिस्टर बनना। तब पता चला मुझे कि क्या मुझे तब भी नहीं पता था कि मुझे कैबिनेट में ला रहे हैं। तो पीयूष भाई ने नहीं बोला होता तो वहाँ राष्ट्रपति भवन पहुँच के सीट देख के पता चलता। टीवी की दुनिया की तुलसी अब सत्ता के गलियारों की स्मृति ईरानी बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि अगले 5 साल में स्मृति ईरानी को सिर्फ मंत्रालय नहीं संभालना था, उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान भी लगातार मजबूत करनी थी। वक्त इश्यू से ब्रेक का हौसला है। ब्रेक के बाद देखिए आखिर स्मृति ईरानी ने दिल्ली से मुंबई कैसे सफर तय किया। ईरानी की कहानी सिर्फ चुनावी नतीजों की कहानी नहीं है, बल्कि लगातार खुद को साबित करने की भी कहानी है। कभी सत्ता के केंद्र में रही, फिर चुनावी झटके ने उनकी राह जरूर बदली, लेकिन सक्रियता बनी रही। अलग अलग राज्यों में पार्टी के लिए मैदान संभालने से लेकर नए सियासी समीकरणों में अपनी जगह बनाने तक उन्होंने लगातार काम किया। स्मृति ईरानी की सियासत की एक बड़ी ताकत है संवाद की कला। वो सिर्फ भाषण नहीं देती, जनता की भाषा में जनता से जुड़ना जानती है। हिंदी पर मजबूत पकड़। ये जय श्री राम का नारा है, जय घोष है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी है ममता जी। अंग्रेजी में बेहतरीन संवाद। इक्वल राइट्स टू मेन एंड विमेन टू एंटर इनटू मैट्रिमोनी। संस्कृत का भी सधा हुआ ज्ञान। एतो तथाच एतादृशाः ज्ञानवृद्धाः विद्वांसः भारतस्य ज्ञाननिधयः सन्ति। और जरूरत के मुताबिक बांग्ला और पंजाबी में भी लोगों से सीधे करें। বাইরের লোককে তুমি বাংলা বলতে পারো, আমিও বলতে পারি, আমারও দাদুর বাড়ি এখানে। मेरी बंगाली सुन ली है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मैं मल्होत्राओं देती यहाँ, तो चिंता ना करो। यानी स्मृति ईरानी सिर्फ मुद्दों से नहीं, भाषा और संवाद के जरिए भी
सियासत साधने का हुनर रखती हैं। स्मृति ईरानी का सियासी सफर एक ऐसा राजनीतिक सफर है जिसमें सत्ता का शिखर भी आया, विवादों का दौर भी आया, चुनावी जीत का जश्न भी आया और हार की कसक भी। मेरे नाना बंगाली हैं। मेरी नानी जब भारत का विभाजन हुआ तब वो असम में आके धुबड़ी में बसी। मेरे दादाजी जो जब भारत का विभाजन हुआ तो वो आकर दिल्ली में बसे, फिर गए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में रहे। मेरी दादी महाराष्ट्र से हैं, मेरे पति गुजराती हैं, पारसी हैं। तो कोई कोना छोड़ा नहीं है इन्होंने भारत का। अभी तक तो कोई कोना छूटा नहीं है, क्योंकि एक बहू हमारे खानदान में दक्षिण भारत की भी है। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनी और स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। टीवी की दुनिया से राजनीति में आई स्मृति ईरानी देश की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही थी। लेकिन मंत्री पद के साथ ही विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। सबसे पहला बड़ा विवाद उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर हुआ। उनके 2004 और 2014 के चुनावी हलफनामों में शैक्षणिक योग्यता को लेकर अलग अलग जानकारी का मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। स्मृति ईरानी ने इन आरोपों का जवाब दिया, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आया जर्मन बनाम संस्कृत का विवाद। केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी भाषा के तौर पर जर्मन की जगह संस्कृत को बढ़ावा देने के फैसले को लेकर स्मृति ईरानी विपक्ष के निशाने पर आ गई। मैं बताना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सभी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग को उपलब्ध कराया है। साथ ही जो भी इंडियन लैंग्वेज स्टूडेंट पढ़ना चाहें, जो भी, मैं इसमें संस्कृत का मात्र उल्लेख नहीं कर रही हूँ, जो भी इंडियन लैंग्वेज स्टूडेंट्स पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। उनके लिए अगर मान लीजिए एक छात्र को तमिल पढ़ना है तो उस एक छात्र के लिए एक टीचर उपलब्ध कराया जाएगा। जर्मन एक फॉरेन लैंग्वेज है जो फॉरेन लैंग्वेज के भांति पढ़ाई जा रही है, और मुझे लगता है कि जानबूझकर कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट की जा रही है क्योंकि मैंने प्रेस ब्रीफिंग में लगभग 4 दिन पहले लिखित रूप में सारे बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया था। इसके बाद रोहित वेमुला का मामला सामने आया। वेमुला की आत्महत्या ने देश की राजनीति को हिला दिया। विपक्ष ने स्मृति ईरानी के मंत्रालय पर सवाल उठाए और फिर सामने आया जेएनयू का विवाद। जेएनयू में लगे कथित देश विरोधी नारों के मुद्दे पर स्मृति ईरानी विपक्ष के सीधे निशाने पर थीं। लेकिन स्मृति ईरानी का अंदाज भी बदला नहीं। वो लगातार जवाब देती रही, पलटवार करती रही और अपनी राजनीतिक पहचान को और मजबूत करती गई। आपने जब तय कर लिया जिंदगी में तो हर चीज की कीमत होती है। इसकी कीमत ये कि आप पर हर दिन तोहमत लगाई जाएगी, इसकी कीमत ये कि आपको हर दिन लांछित किया जाएगा। लेकिन अगर आप अडिग हैं कि मुझे अपने देश में इतिहास बदलना है, अपने देश में कुछ लोगों का स्वभाव बदलना है, अपने देश में कुछ ऐसे मोड़ हैं जहां पर आकर कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो आपको इन चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। स्मृति ईरानी के राजनीतिक सफर में विवाद आते रहे। हर विवाद के बाद उनकी राजनीतिक मौजूदगी और ज्यादा दिखाई देने लगी। देश का कोई कोना है जहां चुनाव वहां स्मृति ईरानी, क्योंकि स्मृति ईरानी कई भाषाओं में जनता को जोड़ने की कला जानती है। ये संकेत है वाहेगुरु का कि इस बार मैं पंजाबी च चुनाव च गल करांगी, तुसी चिंता नहीं करो। विवाद बढ़ा तो 2016 में उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हटाकर कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन विवाद साथ साथ चलते रहे। यानी 2014 से 2019 तक मंत्रालय बदले, विवाद बदले, लेकिन स्मृति ईरानी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। और फिर आया साल 2019, अमेठी। वही अमेठी जहां 2014 में वो राहुल गांधी से हार गई थी, लेकिन हार के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी को छोड़ा नहीं। पांच साल तक लगातार अमेठी में सक्रिय रहीं, गांव-गांव गईं, प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क किया। पूरा परिवार एकजुट होकर बैठता है तो निर्णय लेता है कि दीदी गांव-गांव जाएंगे,
महिलाओं के बीच पहुंची और एक एक वोट को अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश की। चुनाव के वक्त एक दिन में छोटी बड़ी 15-15 जनसभाएं तक की। 2014 में जहां स्मृति ईरानी को करीब 3 लाख वोट मिले थे, वहीं 2019 में उनका वोट बढ़कर करीब 4,69,000 पहुंच गया। और सबसे बड़ा उलटफेर ये हुआ कि राहुल गांधी की हार हो गई। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। तो मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैं वो उस क्षेत्र में प्रमाणित कर पाई कि नेता की नीयत में अगर खोट ना हो तो परिवर्तन के लिए 5 साल भी काफी होते हैं। तो इसीलिए जब मैं 19 में वहां से सांसद बनी, 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों के घर बनवाए, 3.5 लाख से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री की योजना से जुड़वाया, पहला अमेठी का 200 बेड का अस्पताल बनवाया, अमेठी का पहला मेडिकल कॉलेज बनवाया, अमेठी की पहली पुलिस लाइन बनवाई। जिस अमेठी को गांधी परिवार का अभेद्य किला माना जाता था, उसी अमेठी में स्मृति ईरानी ने इतिहास रच दिया और इसी जीत ने उन्हें बीजेपी का जॉइंट किलर बना दिया। 2019 के बाद उनका राजनीतिक कद और बढ़ा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। बच्चों और महिलाओं की बात है, अगर आप बजट की डिटेल्स पढ़ें, अक्रॉस मिनिस्ट्री महिलाओं पे और बच्चों पे जो वेलफेयर स्पेंड है सरकार का, वो आपको बढ़ता दिखेगा। नरेंद्र मोदी गरीब गृह मुफ्त कराकर भेजे कि नहीं भेजे? लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव का वक्त आया तो इस बार अमेठी का मुकाबला आसान लग रहा था, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी की जमीन छोड़ दी थी। इस बार मुकाबला राहुल गांधी से नहीं था, कांग्रेस ने केएल शर्मा को मैदान में उतारा और नतीजा ये हुआ कि स्मृति ईरानी हार गई। वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्वभाव का प्रतीक है। मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने ये चिंता की कि तुमने इतना काम किया और हार गई। लोग अगर ये लांछन लगाते कि भाई तूने कुछ नहीं किया इसलिए हरा दिया, तो मुझे ज्यादा दुख होता। तो आज मैं उस दुख के दायरे में नहीं हूँ। आज मुझे सुख की अनुभूति है कि आज 1 लाख परिवार ऐसे अमेठी में जिनके सर के ऊपर छत मात्र इसलिए क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। स्मृति ईरानी जिंदाबाद। अमेठी में करीब 1,67,000 वोटों से हार के साथ स्मृति ईरानी की सत्ता से विदाई भी हो गई, मंत्री पद भी गया और सरकार से दूरी बन गई और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे, क्या स्मृति ईरानी का राजनीतिक सितारा अब ढलने लगा है? लेकिन स्मृति ईरानी ने राजनीति नहीं छोड़ी। पहले बिहार चुनाव में नजर आई और फिर बंगाल चुनाव में। बंगाल में रैलियां, महिलाओं से संवाद और सबसे खास बांग्ला भाषा में लोगों से सीधा कनेक्ट। কে বলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত করবে কে বাইরের লোককে বাড়ির? কে বলেছে? एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं आप लोगों। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों घुसपैठियों का समर्थन करती हैं। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों हिंदुस्तान का जो लीगल वोटर है उसका संरक्षण नहीं चाहती। महिला सुरक्षा से लेकर आरजी कर कांड और ममता बनर्जी सरकार पर हमले तक स्मृति ईरानी ने बंगाल में बीजेपी के लिए आक्रामक प्रचार किया। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि एक जुडिशियल ऑफिसर, एक महिला फोन कर हाईकोर्ट से अपील कर रही है कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना अगर मुझे कुछ हो गया। ये हालात है पश्चिम बंगाल में, और अगर आज जनता आक्रोशित है तो तृणमूल कांग्रेस का डरना स्वाभाविक है। यानी 2024 की हार के बाद जो नेता राजनीतिक नेपथ्य में जाती हुई दिखाई दे रही थी, वो 2026 में फिर चुनावी मैदान में नजर आई और अब एक और वापसी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। 8 राष्ट्रीय महासचिवों में वो इकलौती महिला है। बीजेपी ने संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया कि स्मृति ईरानी की राजनीतिक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्मृति ईरानी की कहानी में कई ट्विस्ट हैं।
उनके बयान और फैसले चर्चाओं में रहते हैं, पर उनकी कहानी एक ऐसे आम हिंदुस्तानी लड़की की कहानी है जिसने सपनों से समझौता नहीं किया, उनके लिए संघर्ष किया। तुलसी, ये वो नाम है जिसने स्मृति ईरानी को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये वो किरदार था जो लोगों की जुबान पर था, जिसका जादू सिर चढ़कर बोलता था। लेकिन यह शोहरत आसान ना थी। ऐसी कामयाबी हासिल करने से पहले स्मृति ईरानी को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। अपने माँ बाप की ख्वाहिश के खिलाफ वो मुंबई तो आ गई थी, लेकिन उनके पास ना काम था और ना ही पैसे। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है हंसी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। दिल्ली की गलियों में 50 साल पहले एक नन्ही सी लड़की पंख लगाकर दौड़ी थी। द्वारका का इलाका तब दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली से दूर ही था। पंजाबी पिता और बंगाली माँ की बिटिया स्मृति मल्होत्रा। स्मृति दिल्ली के इस होली चाइल्ड ऑक्सिलियम में पढ़ा करती थी। खेल में अच्छी थी और वो स्कूल की स्पोर्ट्स कैप्टन भी थी। इस स्कूल में उन्होंने 12वीं तक शिक्षा हासिल की। वहाँ पे कुछ स्वयंसेवकों द्वारा एक छोटा सा स्कूल था, हाँ। टेंट वाला, वहाँ पढ़ती थी। अच्छा। सामने एक कॉन्वेंट स्कूल होता था, पक्की दीवार वाला। हाँ। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि वहाँ पढूं, कॉन्वेंट स्कूल में। लेकिन माँ ने कहा कि पैसे नहीं थे। तो माता जी जो है ताज मानसिंह जो दिल्ली में है, वहाँ हाउसकीपर का काम करती थी। तो ताज में एक टाटा ग्रुप ने सुविधा दी थी कि जो बच्चे हैं, जिन लोगों की नौकरियां हैं टाटा ग्रुप में और विशेषकर ताज में, उनके बच्चों की स्कूली फीस अगर बच्चे 60% से फर्स्ट डिवीजन लाते थे तो दी जाती थी। तो मैंने अम्मा से कहा कि भाई अगर मैं फर्स्ट डिवीजन लाऊं तो फिर आपको नहीं मिलेगी मेरी फीस। तो उन्होंने कहा लेकिन वहाँ जाके आपको एडमिशन कैसे मिलेगा? तो मैं हर दिन जाके स्कूल के बाहर खड़ी रहती थी। तो नन्स परेशान हो गई थी। एक दिन कहा कि भाई क्या है, हर दिन तुम यहाँ आ जाती हो। मैंने कहा आपके स्कूल में दाखिला कैसे होगा? तो उन्होंने कहा भाई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लगता है नन्स भी मुझे करीबन 1-1.5 महीना वहाँ देख के परेशान थी। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं पास हुई और फिर 6ठी कक्षा में वहाँ गई। स्मृति ने परिवार का हाथ पटाने के लिए पढ़ाई छोड़ी। खबरें तो यहाँ तक हैं कि 10वीं के बाद एक ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रमोशन के जरिए वो रोजाना 200 रुपए कमाया करती थी। लेकिन स्मृति कुछ बड़ा करना चाहती थी, कुछ ज्यादा हासिल करना चाहती थी। साधन की कमी थी, पर वो चुनौती स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाई और मुंबई चली आई। मेरे पास पैसों की कमी थी तो नौकरी नहीं मिल रही थी कहीं भी, और पिताजी से लिया हुआ पैसा वो कर्ज चुकाना था उन्हें और अपने लिए एक फ्यूचर बनाना था। और स्ट्रगल के उस दौरान मैंने सोचा कि अब घर बैठे माता पिता से पैसे लेने के बजाय खुद जाकर बाहर कोई नौकरी ढूंढे। एक ही जगह मुझे नौकरी मिली, वो थी मैकडॉनल्ड्स, जहाँ पर मुझे आज भी याद है कि जब मैं गई तो मुझे लगा कि शायद कोई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होगी। तो उन्होंने मुझे देखकर सिर्फ हाथ में एक झाड़ू थमाया, एक मॉप थमाया और कहा कि यहाँ से शुरुआत होगी। 1998 में स्मृति ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वो फाइनल तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन आगे का रास्ता उन्हें कुछ कुछ समझ आने लगा। उन्नीस में गायक मीका के साथ एक म्यूजिक एल्बम बोलियां में भी नजर आई। 2000 में स्मृति को टीवी सीरियल आतिश और हम हैं कल आज और हम में एक्टिंग करने का एक मौका मिला। 2002 में ऊ लाला नाम के एक शो की एंकरिंग का मौका मिला, जहां एकता कपूर से मुलाकात हुई। और उसके बाद एकता कपूर ने स्मृति को क्योंकि सास भी कभी बहू थी में लीड रोल दिया। मुझे रिसेप्शन पे देखा, एकता के साथ वो ऑफिस में बैठे थे, तो उन्होंने कहा ये लड़की जो भी इसको रोको, इसको चेहरा पढ़ते हैं शायद। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की जीवन में बहुत आगे जाएगी। और तब मैं मतलब बेढंगा से जीन्स, फटाफटी शर्ट, झोला लेके कॉन्ट्रैक्ट नौकरी मांगने के लिए आई थी रिसेप्शन पे।
वो रिसेप्शन पे हाँ, आप क्योंकि सास बहू के लिए वो नहीं दे रही थी? नहीं। मैं किसी और कार्यक्रम घर एक मंदिर करके चलता था सोनी टीवी पे, उसमें कोई थर्ड रंग का वो चाहिए था एक्टर, भीड़ भाड़ में खड़ा होने वाला, मैं वो थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेने आई थी, जब एकता बाहर आई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। मैंने कहा हाय राम, अभी तो नौकरी मिली थी। ने फिर नया कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि आप ये किरदार करेंगे, आपको पता है मैं इतिहास रचने वाली हूँ। स्मृति ईरानी ने तुलसी के किरदार के साथ पूरा इंसाफ करते हुए घर घर में अपनी पहचान बना ली थी। तुलसी के रोल के लिए स्मृति ईरानी को लगातार 5 साल तक बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर का इंडियन टेलीविजन अवार्ड मिला, 4 बार इंडियन टेली अवार्ड और 8 बार स्टार परिवार अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने मुझे फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा अगले दिन आ जाना, अपना टेस्ट देना। अगले दिन गई तो चौकीदार अंदर घुसने ना दे बिल्डिंग के। तो मैंने कहा भाई साहब मैं एक्टर हूँ, का लगता तो है नहीं। फिर जब मैंने कुछ उनसे मिन्नतें करके अंदर गई तो एकता कपूर की जो ऑफिस की क्रिएटिव हेड थी, उन्होंने मेरा टेस्ट लेने से इनकार कर दिया। कहा आपकी शक्ल वैसी दिखती नहीं है। तो थोड़ा बहुत मिन्नतें हाथ पैर जोड़ते एक्टिंग की एक ऑडिशन दिया जिसमें फेल हो गई। फिर भी एकता अडिग रही कि नहीं तुलसी तो यही है। संघर्ष की ये वो कहानी है जिसमें स्मृति ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई और टीवी इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड, एक नई मिसाल पेश की। लेकिन ये उनके करियर का अंजाम नहीं था। जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। टीवी की चमचमाती जिंदगी से निकलकर सियासत के मैदान में पहुंच गईं। फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।